Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes. I am Sonpriya, your history faculty. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कीपिंग इन माइंड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026. नाउ आप सभी को पता है कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ऑलमोस्ट हर साल एक या दो टर्म जो है वो यूपीएससी पूछता है. तो यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम कवर कर लें, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन सभी टर्म्स को जो यूपीएससी ने 2014 से 2025 के बीच में सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन टर्म्स को जो बाकी एग्जाम्स में देखे गए, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ एक्सेट्रा, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. एंड देन वी विल डिस्कस द टर्म्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटीज. सो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सभी को हम कवर कर लेंगे. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट एंड सभी टर्म्स को आपको अच्छे से कवर करना है, रिवाइज करना है. बाकी स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टर्म इज महत्र और पट्टा किला. ये टर्म जो है ये जुड़े हुए हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड द मिडिवल पीरियड. महत्र शब्द का मतलब होता है ग्रेट या फिर एल्डर्स. एंड ये शब्द यूज किया जाता था विलेज काउंसिल के मेंबर्स को रेफर करने के लिए. एंड दीज मेंबर्स यूज टू प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. पट्टा किला शब्द की अगर हम बात करें तो ये आपको वेस्टर्न इंडिया में, डेक्कन में देखने के लिए मिलेगा. एंड दिस टर्म वॉज बेसिकली यूज टू रेफर टू द विलेज हेडमैन, द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. और यहीं से मॉडर्न डे पटेल एंड पाटिल, है ना, ये शब्द आए हैं. आज भी आप देख सकते हैं गुजरात में पटेल सरनेम इज वेरी कॉमन, पाटिल इन महाराष्ट्र एरिया. सो महत्र एंड पट्टाकिल. महत्र मेंबर्स ऑफ द विलेज काउंसिल, पट्टाकिल वाज द विलेज हेडमैन. इतना ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म्स एसोसिएटेड हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से. नेक्स्ट टर्म इज पंचायतन. पंचायतन इज बेसिकली अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन जिसमें एक मेन श्राइन होती है सेंटर में एंड देन देयर आर स्मॉलर सब्सिडरी श्राइन्स एट द कॉर्नर्स. सो ये हो गई आपकी मेन श्राइन एंड देन दी 4 सब्सिडरी श्राइन्स. जो मेन श्राइन है वो मेन डेटी को डेडिकेटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भगवान शिव का मंदिर है तो शिव जी को डेडिकेटेड होगी. बाकी जो सब्सिडरी श्राइन्स हैं वे उनके फैमिली मेंबर्स को, जैसे पार्वती जी हैं, काली माँ हैं या गणेश जी हैं, उनको डेडिकेट हो सकती हैं, या कंप्लीटली अनरिलेटेड गॉड्स को भी. तो इसको आपको ध्यान रखना है. पंचायतन इज अ कॉमन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्पेशली इन द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. सिद्धार्स या सितार्स की बात करते हैं. सितार्स ये आपको देखने के लिए मिलेंगे तमिल भक्ति मूवमेंट में. सो द टर्म सितार इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. एंड सितार शब्द आया है संस्कृत के शब्द सिद्ध से, विच मीन्स वॉट? परफेक्ट बीइंग, वन हु हैज अटेन्ड परफेक्शन. सितार्स जो हैं दे वर बेसिकली अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट. यानी कि आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो कन्वेंशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं हिंदू रिलीजियन में, जैसे कि पॉलीथिज्म, आइडॉल वर्शिप, रिचुअल्स, द मोनोपोली ऑफ द प्रीस्टली क्लास और डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास, या आप देखेंगे यहीं से डिराइव्ड द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन एंड द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी. दे डिनाइड ऑल दिस, दे डिनाउंस्ड ऑल दिस. एंड द सितार्स और द सिद्धार्स, है ना, दे बेसिकली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथिज्म. They believe in the concept of a formless God. They believe in the concept of renunciation, asceticism. And सितार्स या सिद्धार्स का कहना है कि आपकी जो बॉडी है it is like a temple, so treat it so. And इसीलिए कहते हैं कि योग है, मेडिटेशन है, और जो बाकी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस हैं, इनको आपको करना चाहिए. एंड देन यू विल रियलाइज द यूनियन ऑफ द माइंड एंड द बॉडी. नेक्स्ट टर्म इज बंजाराज. सो बंजाराज ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में, एंड दिस वाज यूज्ड टू रेफर टू द नोमैडिक ट्रेडर्स. बंजाराज गांव-गांव जाकर के ग्रेन्स एंड जो बाकी सामान है उसे कलेक्ट करते थे एंड देन दे यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इट टू द सिटीज और टू द मिलिट्री कैंप्स. बंजारास प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. एंड आप देखेंगे कि मिडिवल पीरियड में भी जो फॉरेन ट्रैवलर्स भारत आए वे इनके बारे में मेंशन करते हैं. बोधिसत्व, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म.
सो बोधिसत्व शब्द बेसिकली आता है संस्कृत के शब्द बोधिचित्त से, विच बेसिकली मीन्स व्हाट, अवेकन्ड माइंड, अवेकन्ड माइंड। एंड आप देखेंगे कि जो टर्म है बोधिसत्व या बुद्ध, द एनलाइटेंड वन, ये शब्द जो हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे कि बुद्ध से पहले एग्जिस्ट करते थे, यानी दे प्रीडेट्स बुद्धा, है ना, गौतम बुद्धा और द हिस्टोरिकल बुद्धा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट थेरवाद बुद्धिज्म में भी है, जो हिनयाना बुद्धिज्म है ना, या हिनयान बुद्धिज्म है, एंड जो महायान है ना, जो महायान बुद्धिज्म है उसमें भी। बट येस, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। माना जाता है कि बोधिसत्व जो हैं they have accumulated sufficient merits on account of their actions and they are eligible for nirvana, enlightenment, but they deliberately delay it in order to help other sentient beings in achieving nirvana. So the concept of bodhisattva is basically associated with the value of compassion, and this is central idea in Mahayanic Buddhism, which talks about universal emancipation rather than individual salvation. अगर हम थेरवाद बुद्धिज्म की बात करें तो वहां पर भी बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, बट इट इज नॉट सेंट्रल टू इट। थेरवाद में सेंट्रल कॉन्सेप्ट है अरहत, विच मीन्स परफेक्ट बीइंग। तो यहां पे अरहतहुड अचीव करना ये सेंट्रल माना जाता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अरहतहुड, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल साल्वेशन, है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लिबरेशन, एंड दिस इज रिगार्डेड बाय द महायानिक ट्रेडिशन एज सेल्फ सेंट्रिक, कि अरहत का कॉन्सेप्ट तो सेल्फ सेंट्रिक है, और इसीलिए यहाँ पे ये सेल्फलेस कॉन्सेप्ट, कंपैशन का जो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व, इसको सेंट्रल मानते हैं। एंड महायानिक बुद्धिज्म में फाइनल गोल होता है बोधिसत्वहुड अचीव करना। इन बातों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। नाउ एरीपट्टी, सो दिस टर्म इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल एडमिनिस्ट्रेशन। Eri means what? Eri means water and Patti means land. So the land, the revenue coming from which was reserved for the maintenance and construction of water tanks was referred to as Eri Patti. The next term is Ghatika. So Ghatikas were the educational institutions attached to the temples, and they were advanced center for Vedic and Sanskrit studies during the Pallava era. For example, Mayur Sharman, the founder of the Kadam dynasty, है ना, the Kadams of Banvasi, he gained his Vedic knowledge, or he basically went to Kanchipuram to get the Vedic knowledge, and he studied at a Ghatika in Kanchipuram. The next term is Tanur. So आप यहाँ पे देखेंगे तन्यूर वॉज अ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द चोला पीरियड. इट वॉज लार्जर देन द विलेज एंड स्मॉलर देन द नाडू. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि विलेज से ये बड़ा है बिकॉज इट यूज टू बी अ लार्ज विलेज, बट साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि नाडू या डिस्ट्रिक्ट जो है उसके कंपैरिजन में इट वॉज स्मॉलर एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेटिव hierarchy is concerned. So Taniyur was basically a large village, a unit of administration during the Chola period. Aryaghatta. Aryaghatta की अगर हम बात करें तो this refers to the Persian wheel, which basically works on the pulley mechanism. And this was water wheel that was used for irrigation of the land. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 में and then again in 2025. सूताज एंड मगधाज, अगर हम इनकी बात करें तो दे वर बेसिकली दी बार्ड्स और दी क्रॉनिकलर्स, और इनके बारे में हम पढ़ते हैं एंशिएंट पीरियड में भी एंड आप देखेंगे आगे चल के आपके अर्ली मिडिवल पीरियड में भी. सो मगधाज एंड सूताज दे वर बेसिकली दी बार्ड्स और दी क्रॉनिकलर्स. श्रमणा की अगर हम बात करें, दिस टर्म वॉज यूज टू रेफर टू द एसेटिक्स ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स विच डू नॉट कंसिडर द वेदास एज द फाइनल अथॉरिटी. For example, the ascetics, है ना, belonging to the Buddhism, Jainism, these sects, or for example, the Ajivika sect. Parivrajak. Parivrajak means what? Someone who has renounced the worldly life. जिसने अपने परिवार को त्याग दिया है. So परिवार त्यज्य, यहाँ से आया है परिव्राजक.
एंड इट मीन्स वॉन्डरर, एसेटिक, है ना, रिनंसिएंट। ब्रह्मदय लैंड, ब्रह्मदय, अग्रहारा, चतुर्वेदी, मंगलम लैंड, अगर हम इसकी बात करें तो ये वो लैंड हुआ करता था जो कि एक इंडिविजुअल ब्राह्मण को या फिर एक ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाता था। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, या तो इंडिविजुअल ब्राह्मण या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाता था इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द स्टेट, या फिर ये बहुत ज्यादा स्कॉलरली होते थे इसलिए इनको ये डोनेट किया जाता था। एंड दिस वाज डोनेटेड टू दम फॉर लाइफ एंड ऑन हेरिडिटरी बेसिस, ऑन हेरिडिटरी बेसिस। दिस वाज रेंट फ्री, दिस वाज टैक्स फ्री, एंड आप यहाँ पे देखेंगे दीज यूज टू बी लिटिल रिपब्लिक्स इन द मोनार्कियल सेटअप because the state intervention in the affairs of the Agraharas, Brahmaday land or the Chaturvedi Mangalam land was almost nil. हाँ, यहाँ पर एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था अग्रहारी का, अग्रहारी का। सो ही वॉज बेसिकली हैविंग सुपरविजनरी पावर्स, है ना, सो सुपरवाइज करता था, बाकी इसके अलावा सुपरवाइजरी पावर्स, इसके अलावा कोई भी और पावर उसके यहाँ पे नहीं होते थे। इसको आपको ध्यान रखना है। सो ब्रह्मदय लैंड, अग्रहारा और चतुर्वेदी मंगलम लैंड वॉज बेसिकली द लैंड दैट वॉज डोनेटेड टू दी ब्राह्मणिकल क्लास, इंडिविजुअल ब्राह्मण और a group of Brahmins. And because this was donated land, it was given on hereditary basis. This was rent free, tax free, and the state administration did not use to interfere in the affairs of the ब्रह्मदय लैंड। ब्रह्मदय या अग्रहारा लैंड्स में जो विलेज काउंसिल होती थी, जो गवर्निंग काउंसिल होती थी, उसको कहा जाता था सभा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सभा ऑपरेट करती थी ड्यूरिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें कांचीपुरम से रिकवर हुआ है। कांचीपुरम में उत्तिरामेरूर, उत्तिरामेरूर यूज्ड टू बी अ ब्रह्मदय एरिया, इसको आपको ध्यान रखना है। देवदानम लैंड की अगर बात होती है, तो देवदान लैंड वो लैंड होता था जो टेम्पल को डोनेट किया जाता था। दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। विष्टि, विष्टि वॉज बेसिकली दी फोर्स्ड लेबर, एंड आप देखेंगे दिस वॉज अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ टैक्स ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। अमिल और अमल गुजार, दिस ऑफिशियल was associated with the revenue administration during the Sultanate and the Mughal period, and he was associated with the revenue administration at the Pargana level or the district level. Mir Bakshi, this was the official who was head of the military department during the Mughal period starting with Akbar. आप देखेंगे मीर बख्शी जो है, he was not merely the head of the military department, but also he used to play a very prominent role in the mansabdari system. Mansabdari system, right from the recruitment of the mansabdars to their posting, promotion, demotion, everything. And he also used to head the intelligence department of the Mughals. जो वाकिया नविस हैं, रिपोर्टर्स हैं, they used to report to him. Just a minute, reporters. Then हुंडी, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा पोस्ट गुप्ता पीरियड में, अर्ली मिडिवल पीरियड में, एंड दिस बेसिकली रेफर्स टू अ लेटर ऑफ क्रेडिट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज। paramitas, paramitas basically means perfections, and this term is associated with Buddhism. आप देखेंगे paramitas या perfections का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले महायान बुद्धिज्म में आया, और यहाँ पे 6 perfections का कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि अगर आप ये परफेक्शंस अटेन कर लेते हैं, देन दिस विल लीड यू टू द पाथ ऑफ बोधिसत्वहुड। आगे चल के आप देखेंगे थेरवाद बुद्धिज्म जो है एंड महायानिक बुद्धिज्म में भी 6 से ये परफेक्शंस हो गए 10। इन परफेक्शंस में आपको कैसी कैसी वैल्यूज देखने के लिए मिलती हैं? सो आप यहाँ पे देखेंगे कंपैशन, एम्पैथी, राइट, सच काइंड ऑफ वैल्यूज। उपासक, so upasak was the term that was used to refer to the lay followers of Buddhism. Jainism में इसका equivalent term है श्रावक and श्राविकास। कुल्यवाब, द्रोणवाब,
So Kullewap and Dronewap were different terms which were in usage as far as the land measurement during the Gupta period is concerned. So Gupta period में land measurement के लिए अलग अलग units का इस्तेमाल होता था, जिसमें आप देखेंगे अंगुल, हस्त, these were also the units. And then there were units like Kullewap, Dronewap, Adwap. So Wap means saw, and Kulya, Dron, Adv, these were basically units for measurement of the grains. So उतना land जिसमें आप 1 कुल्य of grains को harvest कर सकते हैं, the land which produces 1 kulya of grains was Kullewap, and this used to be around 12 to 16 acres. Dronewap half to 2 acres, and Adwap 3/8 to 1/2 acres. Manigramam and Nana Desi, these terms are related to the merchant guilds or the trading guilds during the early medieval South Indian history. Now इसमें आप देखेंगे मणिग्रामम की अगर हम बात करें, है ना, या फिर हम बात करें अय्यावोल की. So these used to be the guilds or associations of the native merchants. And then there was Nana Desi or Anjuvanamattar. These terms refer to the guilds of the merchants or traders who were of foreign origin and who were settled along the coastal areas. For example, the Arabs, the Jews, the Christians, they had settled along the western coast and they had formed their own guilds or associations to protect and promote their interest. आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं श्रेणी शब्द स्टार्टिंग विद दी पोस्ट वैदिक पीरियड, एंड द हेड ऑफ द श्रेणी वाज श्रेष्ठी, है ना, श्रेष्ठी. सो श्रेणी हम नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं, एंड आप देखेंगे उसका जो हेड है उसको हम कहते हैं श्रेष्ठी. मणिग्रामम, अय्यावोल, these were the guilds or associations of the native merchants, native traders in early medieval South Indian history, and these guilds or associations were formed to protect and promote the interest of the members. अगर हम यहाँ पे बात करें नाना देसी या अंजुवनमट्टार की, these were basically the guilds of the merchants who were of foreign origin. For example, the Arabs, the Jews, the Christians, etc. नाना देसी, नाना इज डिफरेंट, देसी अलग अलग देश से आने वाले मर्चेंट्स की गिल्ड्स या एसोसिएशन. सो मणिग्रामम, अय्यावोल, नाना देसी, अंजुवनमट्टा, these terms are associated with the trading guilds, merchant guilds during the early medieval South Indian history, and they were formed to protect and promote the interest of the members. Kulha Dharan. Kulha is basically a conical cap. Kulha. And Dharan means one who wears this cap. And this was used to refer to the Sayyids. Sayyids जो हैं वे ये मानते हैं कि they are direct descendant of Prophet Muhammad from his daughter Fatima. और इसीलिए आप देखेंगे मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में सैयद्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है. So much so that when even Temur attacked India, he did not harm the Sayyids. In fact, the Sayyid dynasty in India owe its position to Temur's attack in 1398. फणम शब्द की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आया है संस्कृत शब्द पनम से. पनम बेसिकली मीन्स कॉइन. आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि करेंसी, है ना, केम इनटू यूसेज फॉर द फर्स्ट टाइम. और यहाँ पे हमें जो सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं उन्हें आगे चल के मौर्य पीरियड में पन्ना कहा गया. राइट. सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट वैदिक पीरियड में मेटल करेंसी पहली बार हमें देखने के लिए मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स. इनमें से कुछ कॉपर भी होते थे, बट दीज कॉइन्स वर क्वाइट क्रूड, है ना. कोई प्रॉपर शेप नहीं है, साइज नहीं है, वेट नहीं है, कोई प्रॉपर डिजाइनिंग फॉर्मेट नहीं है. हमें नहीं पता कि ये किसके द्वारा इशू किए गए थे या क्या वैल्यू रखते थे. बट देन आप यहाँ पे देखेंगे कि the silver punchmark coins were standardized during the Maurya period and they were known as panna. So the silver coins during the Maurya period were known as panna. अब पन्ना, पनम, इस शब्द का मतलब ही होता है कॉइन.
और आगे चल के यहीं से फनम शब्द आया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि फनम, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ कॉइन। अगर इसको बहुत प्रिसाइसली हम पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द होयसालास, द विजयनगर एम्पायर एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मराठास एंड द मैसूर किंगडम, फनम was basically a gold coin of smaller denomination. A gold coin of smaller denomination. For example, during the Vijayanagar period, 10 फनम्स were equivalent to 1 परहा, है ना, 1 वरहा और 1 पगोड़ा. So वरहा या पगोड़ा जो हैं, they used to be gold coins during the Vijayanagar period. And 1 वरहा was equivalent to 10 फनम. इसको आपको ध्यान रखना है. वट किरुतल, वट किरुतल ये टर्म हमें देखने के लिए मिलता है संगम पोएम्स में. बेसिकली होता क्या था, आप देखेंगे संगम पोएम्स में एक जो प्रोमिनेंट थीम है वो है पुरम, दैट इज वॉर, एंड अहम इज अनदर मेन थीम दैट इज लव. सो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि संगम पोएम्स आर बेसिकली सेक्युलर इन नेचर. एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉर हीरोज हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनको ग्लोरीफाई किया गया है. तो यहां पर एक प्रैक्टिस मेंशन है वट किरुतल. अब मान लीजिए लड़ाई हुई और कोई रूलर जो है वो हार गया, तो वो क्या किया करता था, अपने जो सगे संबंधी हैं, है ना, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मिल करके फास्टिंग किया करता था, है ना. एंड वाया दिस फास्टिंग रिचुअल और रिचुअल स्टारवेशन ही यूज्ड टू डाई. ऐसा क्यों किया जाता था? टू बेसिकली अवॉइड द ह्यूमिलिएशन ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द ओपोनेंट्स. तो आप हार गए तो आप क्या करेंगे, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के रिचुअल फास्टिंग शुरू करेंगे, स्टारवेशन शुरू करेंगे, एंड इसी के तहत आप अपने प्राण त्याग देंगे. एंड दिस वॉज डन बेसिकली टू अवॉइड ह्यूमिलिएशन, the humiliation of being caught by the enemy forces, the opponents, and treated badly. Now आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉइन्स जो है उससे यूपीएससी का एक स्पेशल इन्फेचुएशन है, तो हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं. आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड में हमें कुछ टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि निष्का, सतमाना, etc. And Nishka, Satmana, mostly these were gold pieces of different weights. And हो सकता है इनको लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल किया जाता हो. सो लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे लेटर वैदिक टेक्स्ट जो हैं उनमें हमें टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, निष्का, सतमाना, कृष्णाला, etc. These terms basically refer to gold pieces of different weights, and they were mostly used for large value transactions. Then post Vedic period में या सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड में हमें पहली बार मेटल कॉइन्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं. मेटल कॉइन्स हमने इनको कहा पंच्ड मार्क कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट. एंड यहीं से आगे चल के पन्ना या कर्श पन्ना, है ना, कर्श पन्ना, ये टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा विद रेफरेंस टू द पंच्ड मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स ऑफ द मौर्य पीरियड. देन देयर वर कॉपर कॉइन्स ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, मासिका या काकिनी, इसको आपको ध्यान रखना है. And Lakshan Adhyaksh was the superintendent of mint during the Maurya period. Rupa Darshak was the examiner of the coins. Gupta period में अगर हम आगे चलें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि there were different types of coins, the gold coin or the dinar, the silver coin, रूपक. इसके अलावा आप देखेंगे कॉपर coins जो हैं they were also issued. चोला period में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे Kasu was the basic unit of currency and this was minted in, है ना, this was minted in gold, silver as well as copper. Madai या Pon were gold coins of high value. सल्तनत पीरियड में अगर हम बात करें तो हम जित्तल एंड टंका की बात करते हैं. ये कॉइन्स जो कि इल्तुतमिश के द्वारा इशू किए गए. सिल्वर कॉइन,
टंका, कॉपर कॉइन, जित्तल. And then there were Adali coins, which were gold coins introduced by Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq also issued token coins, जिनको बिरांज कहा जाता था, बिरांज. देन मुगल पीरियड में आप यहाँ पे देखेंगे हमें मोहर देखने के लिए मिलती है, द स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन. या इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे सिल्वर कॉइन, रुपया देखने के लिए मिलता है, विच वॉज स्टैंडर्डाइज बाय शेर शाह सूरी. देन देर इज दाम, the copper coin, and then there is nisar, which is basically silver coins of smaller values. विजयनगर पीरियड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो वरहा या पगोड़ा वर्दी गोल्ड कॉइन्स. फनम वर गोल्ड कॉइन्स ऑफ लोअर डिनोमिनेशन, और हमने देखा 10 फनम्स वर इक्विवेलेंट टू 1 वरहा और पगोड़ा. देन देयर वर सिल्वर कॉइन्स तारा एंड जित्तल और कासू कॉपर कॉइन्स. नाउ CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड इन एंशिएंट पीरियड द टर्म ऑरे रेफर्स टू व्हाट. आप देखेंगे ऑरे वर बेसिकली गोल्ड कॉइन्स ऑफ रोमन ओरिजिन एंड सो दिस टर्म रेफर्स टू कॉइन्स. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑरे सिंगुलरिस ऑरियस, दीज वर रोमन गोल्ड कॉइन्स. एंड अगर हम यहाँ पर बात करें आपके सिल्वर कॉइन्स की तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, दिनार वॉज द टर्म, dinar was the term. Pradeshika, Rajuka and Yukta. Pradeshika, Rajuka, Yukta. These terms are associated with the district administration during the Maurya period. Maurya period. So Pradeshika was basically the head of the district administration, overall in charge of the district administration. He was assisted by Rajukas, who had both the judicial as well as the revenue functions. तो ये लैंड मेजरमेंट में, रेवेन्यू कलेक्शन में प्रदेशिका को असिस्ट करते थे. साथ ही साथ में ये इंश्योर करते थे कि सब अपना डे टू डे कंडक्ट जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग करें. अगर इनको देखने के लिए मिलता था कि कोई पब्लिकली धर्म को वायलेट कर रहा है, दे हैड द पावर्स टू इमीडिएटली रिवॉर्ड दम और पनिश दम. अगर वायलेट कर रहे हैं तो पनिश, कोई अच्छे से कंडक्ट कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड. उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल देखने के लिए मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानिका, ठीक है, जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. एंड देन द युक्तास हु वर बेसिकली जूनियर ऑफिसर्स विद सेक्रेटेरियल फंक्शंस, है ना, सेक्रेटरीज की तरह काम किया करते थे. ये हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए ऑफिशियल्स. इनके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ गाँव का जो समूह है ना, दैट वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल हु वाज नोन एज गोपा और गोपा श्रमीन. एंड इसके नीचे ग्रामिका, ग्राम भोजक या ग्राम अध्यक्ष, द विलेज हेडमैन, द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. इसको ग्राम अध्यक्ष भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है. अग्रहारिका, जैसे मैंने आपसे कहा, इन द गुप्ता इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, अग्रहारिका वाज बेसिकली अ हाई रैंकिंग स्टेट ऑफिशियल हु वाज अपॉइंटेड टू मैनेज एंड ओवरसी द अग्रहारास और द ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स, द लैंड दैट वाज डोनेटेड टू द ब्राह्मणिकल क्लास, इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स फॉरएवर, रेंट फ्री, टैक्स फ्री, एंड दैट टू दिस लैंड वाज डोनेटेड टू देम ऑन हेरिडिटरी बेसिस. अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं. तो अभी तक ये जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए यूपीएससी ने पूछे 2014 से लेकर के 2025 के बीच में. बाकी टर्म्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो द टर्म्स आर गोधुमा, व्रीहि एंड यवा. सो दीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द सीरियल क्रॉप्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एंड द पीरियड ऑनवर्ड्स. गोधुमा इज wheat. Yava, Java or barley, which is also mentioned in Rig Veda during the early Vedic period, was barley. And Vrihi is rice. Vrihi is rice. Yupa की अगर हम बात करें, this refers to a sacrificial post or pillar to which the sacrificial animal was tied during the यज्ञास. यज्ञ करने के समय आप देखेंगे कि जानवर जो हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी आहुति चढ़ाई जाती थी. सो कैटल सेक्रीफाइस वाज क्वाइट रैम्पेंट
starting with the later Vedic period and it became very common during the post Vedic period. So जिस जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसको सेक्रीफाइस किया जाता था, उसको एक पिलर पे टाई कर दिया जाता था. इस पिलर को कहते थे यूपा. यूपा. नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शब्द बलि आपको देखने के लिए मिलता है वैदिक पीरियड में, दिस बेसिकली रेफर्स टू लैंड टैक्स. इसको आपको ध्यान रखना है, लैंड टैक्स. आगे चल के बलि जो है कि मेयरली रिलीजियस टैक्स हो जाएगा. एंड आप देखेंगे कि वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में हम बलि शब्द को देख रहे हैं एज लैंड टैक्स. देन आप देखेंगे आगे चलकर भाग जो है दिस विल बी यूज्ड फॉर लैंड टैक्स ड्यूरिंग दी मौर्य पीरियड. इसको आपको ध्यान रखना है. एंड इट यूज टू वेरी फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. गहपति. गहपति was the term that was used to refer to the wealthy landowners or the rich peasants in the ancient period. So आप देखेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड में जो पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट हैं उनमें गहपति शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड दिस वॉज यूज टू रेफर टू द रिच पेजेंट्स, द वेल्दी लैंड ओनर्स. ये बेसिकली है ना, संस्कृत शब्द गृहपति से आया है. देन समहर्त्री. समहर्त्री ये ऑफिसर आपको देखने के लिए मिलेगा मौर्य पीरियड में. एंड ही वॉज बेसिकली हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ही वॉज हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था रेवेन्यू असेसमेंट एज वेल एज कलेक्शन. रेवेन्यू असेसमेंट एज वेल एज कलेक्शन. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था. चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि ये पोजीशन केवल उस इंसान को देनी चाहिए जिसको आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर रेवेन्यू असेसमेंट में ही गलती कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, यहीं पे घपला हो रहा है कलेक्शन में भी, तो फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता. Then there is one more official, Sannidhatri, who is associated with the revenue administration during the Maurya period. Sannidhatri was the royal treasurer. He was the royal treasurer. ये इंश्योर करते थे कि ट्रेजरी में पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका पूरा अकाउंट मेंटेन करें, कहाँ जा रहा है उसके बारे में भी इनको सब पता हो. द्वारिका, he was basically in charge of the palace gates during the Maurya period. Akshpatala. Akshpatala was basically the office of record cum auditing. Akshpatala Adhyaksh was head of this office. So Akshpatala Adhyaksh was the official who was head of the record cum audit department, and Akshpatala was the record cum audit department. जो मॉडर्न डे कैग है उसका इक्विवेलेंट था अक्षपटाला अध्यक्ष ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. एंड अक्षपटाला इज बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, द डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑडिटिंग. अंत महामत was the officer who was in charge of the frontier areas of the Mughal territories. Itijaka Mahamatra was official who was responsible for women's welfare. Dham Mahamatras were a special category of officials who were appointed by Ashoka to propagate Dham. And आपको ये बात ध्यान रखनी है, अशोका का जो धम्म है this was secular in nature. It was not associated with Buddhism specifically. It was secular in nature. It was based on universal values, universal ethical code of conduct, है ना, universal values, for example compassion, justice, equity, respect, harmony, all these values. So Ashoka's Dham was secular in nature. It was not specifically related to Buddhism. It was basically a universal code of conduct based on universal values. Nagal Viholaka Mahamatras. These were the officials who were associated with the city administration during the Maurya period. Viragal. Viragal और नडुगल, नटुकल, ये टर्म हमको देखने के लिए मिलते हैं संगम पोएम्स में. And these refer to the hero stones. So आप देखेंगे संगम पोएम्स में हमें वॉरियर एथिक्स देखने के लिए मिलता है ना. एंड द सेक्रीफाइस ऑफ द वॉरियर्स वॉज सेलिब्रेटेड. तो क्या किया जाता था,
इन वॉरियर्स के सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए इस तरीके से वर्टिकल स्टोन्स जो हैं उनको इरेक्ट किया जाता था। अब जरूरी नहीं है कि इसके नीचे बॉडीली रिमेन्स हो या कोई डेड बॉडी हो, है ना, बस सिंबॉलिक होते थे। सो वीरगल, वीरकल, नडुकल या नटुकल, दीज वर दी हीरो स्टोन्स एंड इनका मेंशन हमें संगम पीरियड में मिलता है, संगम पोएम्स में भी। एंड दीज वर हीरो स्टोन्स, वर्टिकल स्टोन्स विच वर इरेक्टेड टू कमेमोरेट और ऑनर दी सेक्रीफाइस ऑफ दी वॉरियर्स। एंड जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी या बॉडीली रिमेन्स हो, राइट, इट वॉज नॉट कंपल्सरी, दे कुड बी मेयरली symbolic in nature. Nagaram Kanni. Nagaram was basically the merchant town or the commercial settlement in South Indian history. Nagaram Kanni, a merchant town or commercial settlement. And these were owned by the Nagaram or the trading guilds, the merchant associations. So Nagaram Kanni was merchant town or commercial settlement, जहाँ पे सभी मर्चेंट्स ट्रेडर्स रहा करते थे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो ओनर्स हैं दे यूज टू बी दी मर्चेंट्स और दी ट्रेडर्स। नट्टर, नट्टर वॉज बेसिकली द गवर्निंग असेंबली इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ नाडू, एट द लेवल ऑफ नाडू। और sub district, basically not district, even sub district. So Mandalam was the province, then there was Valnadu or Kottam, the district जहाँ पे गवर्निंग असेंबली को पेरिया नट्टर कहते थे। देन देयर वाज नाडू, द गवर्निंग असेंबली वाज नट्टर, एंड देन देयर वर विलेजेस। विलेजेस में भी दो कैटेगरी के विलेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एक हैं वेलन वगई विलेजेस, जहाँ पे द लैंड ओनर्स वर फ्रॉम नॉन ब्राह्मण क्लास, एंड यहाँ पे जो गवर्निंग असेंबली होती थी उसको कहते थे उर। एंड देन देयर वर ब्रह्मदय, अग्रहारा और द चतुर्वेदी मंगलम सेटलमेंट्स। ब्रह्मदय सेटलमेंट्स में जो गवर्निंग असेंबली है उसे कहते थे सभा। वेल्लार्स या वेल्लार्स की अगर हम बात करें तो ये टर्म यूज होता था टू रेफर टू रिच पेसेंट्स इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पल्लव पीरियड, ड्यूरिंग द चोला पीरियड। सो वेल्लार्स और वेल्लार्स वर दी रिच पेसेंट्स, द वेल्दी लैंडलॉर्ड्स। इनके लिए कई सारे और भी टाइटल्स जो हैं वो यूज किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे मुवेंद वेलन, अरैयार या किलावन। दीज टर्म्स वर रेफर टू the wealthy landlords, or these terms refer to vellars or the rich peasants. So the Chola rulers used to confer titles like Muvend Velan, Arayyar, Kilavan on the rich peasants. उजावर्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये नॉर्मल कल्टिवेटर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी। तो साउथ इंडिया में अगर आप अर्ली मिडीवियल पीरियड में एग्रीकल्चरल क्लास स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे टॉप पर हैं वेल्लार्स। देन देयर वर उजावर्स, जो कि मिडिल कैटेगरी के पेसेंट्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी। देन देयर वर कडाइसियार्स, द लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, दूसरों के खेतों पे काम करते थे इन एक्सचेंज फॉर वेजेस। देन देयर वर अडिमाइज हु वर एग्रीकल्चरल स्लेव्स। So Vellars, Ujhavars, Kadaisiars, Adimais, they are associated with the agricultural class structure. Agricultural class structure during the Chola period or the early medieval period of South Indian history. बलूतेदार्स, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। Now, बलूतेदार्स were basically the service castes. For example, जो कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, वीविंग का काम कर रहे हैं, बार्बर हैं, पोटर हैं, इनको बलूतेदार कहा जाता था। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। दे वर एंगेज इन वेरियस काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड ये यहाँ पर गांव में लोगों को ये आइटम्स बना करके देते थे।
बदले में लोग जो हैं इनको ग्रेन्स देते थे। तो मान लीजिए कोई पोर्टर है, उसने क्या किया, गांव के लोगों को पोट्री सप्लाई की एज एंड व्हेन दे नीडेड इट, एंड बदले में ये इसको पे कैसे करते थे, ग्रेन्स में, जिसको कहा जाता था बलूता। सो बलूतेदार वर बेसिकली दी सर्विस कास्ट, इतना ध्यान रखिएगा आप। एंड ये आपको मेजोरिटिवली टर्म देखने के लिए मिलेगा इन रेफरेंस टू दी हिस्ट्री ऑफ दक्कन, है ना, महाराष्ट्र, दीज एरियाज। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इनमें भी ना कैटेगरीज हैं, वतनदार बलूतेदार्स एंड ऊपरी बलूतेदार्स। सो वतनदार बलूतेदार्स कौन है, दे एंजॉयड परमानेंट राइट टू वर्क एंड देयर नेचर ऑफ सर्विस वॉज हेरिडिटरीली फिक्स्ड। आप देखेंगे कि साल दर साल पहले बाप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद में उनका बेटा जो है वो उस क्राफ्ट में एंगेज होगा, क्योंकि आपको पता है कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल चॉइस नहीं होती है ना, हेरिडिटरी बेसिस पे ऑक्यूपेशन पिक किया जाता है। सो जो वतनदार बलूतेदार्स हैं उनका क्या होता था कि बाप पहले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फिर बेटा प्रोवाइड करेगा, एंड इन रिटर्न फॉर दीज सर्विसेज द विलेजर्स यूज्ड टू पे देम इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, है ना। सो बेसिकली ये आपका जो बार्टर सिस्टम है, या जिसको जजमानी सिस्टम कहा जाता है, उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अब जो ऊपरी बलूतेदार्स हैं ये वे होते थे जिनको टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता था, इसको आपको ध्यान रखना है। रैयत, असामी, मुजारियन, ये शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे मुगल पीरियड के इंडो पर्शियन सोर्सेस में टू रेफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कल्टीवेटर्स और पेजेंट्स। अब इसमें रैयत ये यूज किया जाता था नॉर्मल फार्मर को रेफर करने के लिए। वहीं पे आप देखेंगे असामी या मुजारियन की हम बात करें तो ये जो टेनेंट कल्टीवेटर्स हैं उनके रेफरेंस में यूज किया जाता था। देन देयर आर टर्म्स लाइक खुद कश्त एंड पाही कश्त। खुद कश्त वे फार्मर्स होते थे जो जहां रहते थे वहीं पे इनकी एग्रीकल्चरल फील्ड भी थी, वहीं पे उनका खेत भी हुआ करता था। So they were basically the peasants who used to live in the village wherein they owned the land. Then there were पाही कश्त। पाही कश्त जो हैं वो रहते विलेज ए में हैं, एंड आप देखेंगे इनका जो खेत है या जहां पे जाकर ये खेती कर रहे हैं वो गांव बी में है। ऐसा क्यों? या तो हो सकता है कि वाकई में उनकी ज़मीन उस खेत में नहीं है, बाहर है, या हो सकता है कि वे यहाँ पे एज टेनेंट काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये किसी लैंड ओनर है, किसी बिग लैंडलॉर्ड के ज़मीन को रेंट पे लेते थे, वहाँ खेती करते थे, एंड बाद में जो भी टोटल प्रोड्यूस है उसका एक पार्ट, उसका एक शेयर जो है वो लैंड ओनर को देते थे एज रेंट। सो खुद कश्त वे वहीं रहते हैं जहाँ पे उनका खेत है। पाही कश्त रहते एक गांव में हैं, खेती कहीं और करते हैं। अब ऐसा क्यों करेंगे? या तो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, या दूसरे जगह पे ही उनकी ज़मीन है, या फिर खुद की ज़मीन नहीं है इसलिए दूसरे गांव में जाके वहाँ पे जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास सरप्लस लैंड है उनसे उस ज़मीन को खेत है ना, उस ज़मीन को खेत को रेंट पे लेकर के वे खेती करेंगे, एंड हार्वेस्टिंग के बाद में टोटल प्रोड्यूस का एक शेयर जो है वो ओनर को देंगे एज रेंट। जिनसे कामिल, दिस टर्म वॉज यूज इन द मुगल पीरियड in the Indo-Persian sources to refer to the cash crops, नकदी फसलें जो कि मार्केट पर्पस से उगाई जाती हैं, which were primarily grown for trade and economic purposes. Crowry, kanungos, these officials are associated with revenue administration during the Mughal period. Crowries were officials who were in charge of collection of 1 crore of rupees. 1 crore rupees. Dastak basically means trade permit और trade passes. हम पढ़ते हैं ना बैटल ऑफ प्लासी में, one major region है ना, one major reason behind the tension between the Nawabs of Bengal and the East India Company was the misuse of dastak.
सो आपको ध्यान होगा 1717 के रॉयल फरमान के वाया फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स, है ना, ट्रेड प्रिविलेजेस ग्रांट किए थे इन बंगाल एज वेल एज इन एरियाज ऑफ गुजरात एंड दी गोलकोंडा। एंड यहाँ पर कंपनी को कहा गया था कि आप अपने सामान को कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी या बाकी तरीके की जो लेवीज हैं, फीस हैं, उनसे, अगर आप सेंटर को एज फार एज बंगाल इज कंसर्न सालाना 3,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं। तो अगर आप सेंटर को 3,000 रुपये दे रहे हैं एंड इसके अलावा आप ट्रेड पासेस इशू कर रहे हैं, तो आपके सामान को जब भी किसी कस्टम हाउस पे रोका जाएगा तो उसके पास ये पास होगा, उससे ये दिखाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर सामान जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान है जिसने ऑलरेडी सेंटर को 3,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। सो इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम all kinds of duties, taxes and levies. So Dastak was basically the trade permit or the trade pass, and it was a major source of contention or conflict between the Nawabs of Bengal and the East India Company after 1717, because the company and its servants used to misuse it, which was basically causing revenue loss for the Nawabs of Bengal. एक शब्द है दादन विच मीन्स एडवांस। दादनी मीन्स वन हु पेज द एडवांस। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेफरेंस में जब हम, है ना, बात करते हैं, जब हम इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़ते हैं, तब हम यहाँ पे दादन सिस्टम या दादनी सिस्टम जो है उसकी बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, हमारे जो वीवर्स हैं, हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, इनको एडवांस में पे करती थी ऑफ द फाइनल अमाउंट, एंड फिर इनसे फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो लिया करती थी, ऑब्वियसली एट द प्राइसेस डिक्टेटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड फिर बाकी जो है ना बकाया अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो पे किया जाता था। अब इसमें क्या था, देखो ये क्यों एक्सप्लॉइटेटिव था, अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी क्या किया करती थी। कंपनी हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स मोनोपोली ओवर द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स। इट यूज्ड टू परचेज द बल्क मटेरियल्स इन इट यूज्ड टू परचेज द रॉ मटेरियल्स इन बल्क। तो वीवर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, ऑब्वियसली दे हैड टू गो टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मार्केट प्राइसेस से काफ़ी हाई प्राइसेस पे रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी। हमारे वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, हमारे जो आर्टिसंस हैं, उनके पास में इतना पैसा होता नहीं था। कंपनी कहती थी देखो एक काम करो, आप इसको अभी ले जाओ और ये टोटल अमाउंट जो है इसको हमारा एडवांस समझना, एंड सामान बनने के बाद में आप हमें ही इसको सप्लाई करोगे। एंड देन द कंपनी यूज्ड टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स टू। सो द आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्समैन ऑफ बंगाल वर लूजिंग as both the buyers of the raw material and the suppliers of the finished goods, particularly after the 1757 Battle of Plassey, because after the Battle of Plassey, Bengal was in reality, in practicality, है ना, in control of the EIC. So दादन सिस्टम, पत्ती मोक, बेसिकली ना ये शब्द आया है संस्कृत के शब्द प्रतिमोक्ष से, यानी जो आपको मोक्ष की तरफ, जो आपको साल्वेशन की तरफ ले जाए। पत्तीमोक बेसिकली रेफर्स टू दी रूल्स ऑफ संघ इन बुद्धिज्म, रूल्स ऑफ द संघ और दी मोनेस्ट्रीज इन बुद्धिज्म। एंड ये आपको कहां पर मेंशन मिलेंगे, विनय पिटका में, द सेकेंड ऑफ दी 3 कैनोनिकल टेक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। Then there is a term called पत्ती दान और परिणमान। So पत्ती दान या परिणमान की अगर हम बात करें, this basically means what? Transferring merit from one's good deeds to others. And this concept is associated with the Mahayanic Buddhist tradition. क्या कहा जाता है यहाँ पे, आपने अपने एक्शंस के वाया मेरिट एक्यूमुलेट किया, आपने रिचुअल्स किए, पूजा पाठ की, और आपने मेरिट कमाया, आपने पुण्य कमाया। नाउ यू कैन ट्रांसफर दिस टू अदर्स, यू कैन ट्रांसफर दिस टू अदर्स। और यहीं से बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जुड़ा हुआ है।
selflessness, compassion for others. So pattidan या परिन्मान basically means what? Transference of merit from one's good deeds to others. तो अगर आपके पेरेंट्स फास्ट कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिलेगा. ये ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिट विच वन हैज accumulated on account of one's good deeds, ये कॉन्सेप्ट महायान में जुड़ा है. थेरवाद बुद्धिज्म में क्या कहा जाता था? बी द लाइट ऑफ योर ओन सेल्फ, है ना. टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको इस पे खुद चलना होगा. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर salvation. You have to work on your own for your salvation. Aranyakas were basically the forest books. So Aranyak मतलब होता है forest, है ना. Aranyak मतलब होता है संस्कृत में forest. Aranyakas were the forest books and they are part of the Vedic literature. आपको पता है हम वेद, है ना, जब वेद के पाठ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हर एक जो वेद हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद, उसमें संहिता है ना, ब्राह्मणास हैं, देन देयर आर Aranyakas, and the last part Vedanta or the Upanishads. संहितास में मंत्र हैं, ब्राह्मणास में रिचुअल्स हैं accompanying the recitation of those hymns or mantras. Aranyakas are forest books which basically consists of the debates and discussions of the people who used to reside in the forest areas, and they used to debate on various things which have been mentioned in the Vedas. And then there is Vedanta or the Upanishads. So Vedanta या Upanishads are the last part of the Veda, and आप यहाँ पे देखेंगे कि these are philosophical texts. They were focused on knowledge as a path to salvation rather than the karmic rituals or the rituals, कर्मकांड etc. अय्यावोल, मैंने आपसे कहा कि this was a term that was used to refer to the merchant guilds in early medieval South Indian history, and इसका नाम आता है आईहोल से, which used to be an important commercial center during the early medieval period. So आपको पता है आईहोल, बदामी, पट्टदकल, these are important, है ना, sites, and they are associated with the Chalukyas of Badami. Aiyol used to be an important commercial center, trading center, and Aiyol से अय्यावोल शब्द आया है, अय्यावोल term आया है, which basically means a powerful merchant guild, or this was used to refer to the merchant guilds. Barid were basically the spy during the Sultanate and the Mughal period. Deshpande, Deshmukh, they are associated with the revenue administration in early medieval South Indian history in the Deccan area. So इनके बारे में हम पढ़ते हैं जब हम राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ते हैं. डिकोस की अगर हम बात करें तो ये टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दी ट्राइबल रिवोल्ट्स और रेबेलियंस, है ना. हम संथाल रिवोल्ट की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आउटसाइडर्स जो संथाल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे कि कंपनी के ऑफिशियल्स, रेवेन्यू फार्मर्स, मनी लैंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको वो डिकूस कहते थे. तो जो आउटसाइडर्स ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करते थे उनको डिकूस कहा जाता था. गोमस्थ की अगर हम बात करें, दिस रेफर्स टू एन एजेंट और अ रिप्रेजेंटेटिव. तो आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इन गोमस्थ या रिप्रेजेंटेटिव्स के वाया अपना काम निकलवाती थी गांव के भोले भाले लोगों से. खालिसा लैंड की अगर हम बात करें तो दिस बेसिकली मीन्स दी लैंड जहां से आने वाला रेवेन्यू सीधा रॉयल ट्रेजरी में जाता था, एंड ये टर्म हमको देखने के लिए मिलता है आपके मिडीवियल पीरियड में. खुट्स की अगर हम बात करें, सो खुट्स एंड मुकद्दम्स, है ना, ये टर्म आपको देखने के लिए मिलते हैं जब हम सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ते हैं या मुगल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं. सो खुट्स वर बेसिकली विलेज लैंडलॉर्ड्स ऑफ मीडियम कैटेगरी, है ना, स्मॉल टू मीडियम कैटेगरी, and mukaddams were the village headmen who often used to be landlords too, and they used to avoid the taxes, they used to evade the taxes, और इसीलिए आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था. सो खुट्स विलेज लैंडलॉर्ड्स and mukaddams were the village headmen during the medieval period. Khums was tax on plunder. आप देखेंगे हम पढ़ते हैं मिडीवियल हिस्ट्री में लॉ ऑफ खुम्स के बारे में. कहा जाता है जो भी वॉर बूटी है, जो भी प्लंडर का सामान है,
उसमें से 1/5 जो है वो जाएगा स्टेट के पास, रेस्ट जो पोर्शन है 4/5 ये जो मेंबर्स उस कैंपेन का हिस्सा थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जमा was basically the estimated land revenue income during the Mughal period and hasil was the actual revenue collected. Actual revenue collected. जोतेदार were basically landlords of medium category. For example आप देखेंगे हम बात करते हैं जमींदार्स की, है ना, एंड ये जोतेदार शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा ईस्टर्न पार्ट में, बंगाल बिहार में, मिडीवल पीरियड में। सो आप देखेंगे जमींदार हैं, दे मोस्टली यूज टू रिजाइड इन दी सिटी एरिया, सो दे वर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। देन देयर वर जोतेदार्स, सो जोतेदार्स वर रिच पेजेंट्स एंड दे वर बेसिकली है ना लैंड ओनर्स ऑफ मीडियम कैटेगरी एंड दे यूज टू रिजाइड इन दी विलेजेस। सो आप सोचिए, आप अमीर हैं, आप गांव में ही रहते हैं, आप जरूरत पड़ने पे किसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके सामान को उनसे खरीदते हैं, सिटी में ले जाकर के बेचते हैं। तो आप देखेंगे दीज जोतेदार्स वर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल एज फार एज दी रूरल हिंटरलैंड इज कंसर्न्ड। जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल, बिहार, ओडिशा में 1793 में, आप देखेंगे उसके बाद में मेनी जमींदार्स, द हेरिडिटरी जमींदार्स, दे लॉस्ट देयर जमींदारशिप or they lost their zamindari rights, and who gained at the cost of these zamindars? The jotedars. So jotedars were rich peasants or they were landlords of medium category and they used to reside in the villages. They were quite influential in the countryside and they were not only rich peasants, they were also the money lenders herein. They were also the one who used to help the farmers as and when the need arose, and they were the one who used to collect the produce from the small farmers and transport it to the cities. So they were quite influential and powerful, and they were the one who gained at the cost of zamindars when the permanent settlement system was introduced in this area. जो हम पढ़ते हैं ना तिभागा मूवमेंट, so तिभागा peasant movement was against these jotedars by the bargadars or the bakchis who were the tenant cultivators. टेनेंट कल्टीवेटर्स जो जोतेदार से ज़मीन को रेंट पे लेकर के बोते थे, बट ये जोतेदार क्या करते थे, आधे आउटपुट को अपने पास रख लेते थे। दे यूज टू कलेक्ट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एज रेंट। द जोतेदार्स वर एक्सप्लॉइटिंग द बारगादार्स और द बागचीज। एंड देन एक फ्लाउड कमीशन रिपोर्ट आई। फ्लाउड कमीशन रिपोर्ट में कहा गया दैट द जोतेदार शुड कलेक्ट ओनली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज द रेंट फॉर देयर लैंड and 2/3 of the total output should belong to the bargadars or the bakchis. And this became a motivating force for the bargadars or bakchis, who then began the Tibhaga movement. Nij khamare dhan tolo. Madate-maash was basically the tax-free grants of land. Yeah? The land that was granted on tax-free basis. Malfuzat, Tazkira and Maktubat. ये टर्म जुड़े हुए हैं सूफिज्म से। सो मलफूजत वर द सेइंग्स और कन्वर्शंस ऑफ, है ना, दे वर दी सेइंग्स और कॉन्वर्सेशंस ऑफ दी सूफी सेंट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे फवायद है ना, फवायद अल फुआद। अगर हम इस मलफूजत की बात करें, दिस इज बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ द सेइंग्स और कॉन्वर्सेशंस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, वन ऑफ द चीफ सेंट्स एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला इन द मिडीवल पीरियड, एंड दिस वर्क was done by अमीर हसन सिज़ी। अगर हम तज़किरास की बात करें, they are basically recollection of biographies of the Sufi saints. For example, सियार उल औलिया, ये जो तज़किरा है, this is a compilation of the biographies of the Sufi saints coming from चिश्ती सूफी सिलसिला। मकतूबत की अगर हम बात करें तो this was collection of the written letters, है ना, collection of written letters by the Sufi sheikh. For example, मकतूबत ए इमाम रबानी मकतूबत, है ना, मकतूबत ए इमाम रबानी। अगर हम इसकी बात करें, this is basically
a compilation of the written letters of Sufis by Sheikh Ahmad Sarhindi or Imam Rabbani, who was contemporary of Akbar, and he came from the Naqshbandi Silsila, or he belonged to the Naqshbandi Silsila, the orthodox Silsila, जिससे औरंगजेब भी आता था. मिरासीदार की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे these were the cultivators or the land owners in South India who had the land ownership titles, or they were the one who used to pay tax to the state, and the state had given them the land deed, ownership rights over the land they were cultivating. Menhir की अगर हम यहाँ पर बात करें, it is a type of megalithic burial, and this is generally a vertical stone with a tapering end, and इनका mention हमें देखने के लिए मिलता है संगम poems में भी. So menhirs are basically type of megalithic burial, vertical stones with a tapering end. And आप देखेंगे कि अभी recently last year ही Muddumul menhirs from Telangana have been included in the UNESCO World Heritage tentative list from India. Tentative list from India. Why so? Because Muddumul menhirs are aligned with the summer and the winter solstices during the sunset and sunrise as well. So this shows the astronomical knowledge of the ancient people. Kanungos, these are officials associated with the land revenue administration during the Mughal period. They were responsible for keeping the records of the land, revenue and the local customs. Sethi, ये शब्द जो है ये संस्कृत शब्द श्रेष्ठी से आया है, and this was used to refer to the rich merchants. Rich merchants who were also involved in trade and money lending. Velan Vagai villages were the villages wherein the landowners were from non-Brahmanical class. So non-Brahmadai villages of early medieval South India, wherein the governing assembly was Ur. Sandhi Vigrahika, this official finds mention in the Gupta period records. Sandhi Vigrahika, Sandhi is peace, Vigrahika is division. Sandhi Vigrahika, Minister of Peace and War. He was basically the defense minister as well as the foreign affairs minister during the Gupta period. Then there is Sartvaha. Sartva were basically the head of the merchant caravans. They were head of the merchant caravan. साउथ इंडिया में इसका इक्विवेलेंट टर्म है मस्तुवन. मस्तुवन. प्रथम कुलिका ये टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा गुप्ता पीरियड में नगर एडमिनिस्ट्रेशन में. सो गुप्ता पीरियड में नगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम नगर श्रेष्ठी के बारे में पढ़ेंगे. दी चीफ ऑफ द मर्चेंट्स, देन द चीफ ऑफ द मर्चेंट कैरावन सातवाहा, देन प्रथम कुलिका द चीफ ऑफ द क्राफ्ट्समैन एंड द चीफ ऑफ द स्क्राइब्स, है ना, द चीफ ऑफ द कायस्थ. They used to play a very prominent role in the city administration during the Gupta period. Mahadandanayak was another official from the Gupta period, and he was the chief justice. He was the chief judicial official. Patti Vedak, they were a special category of reporters who were appointed by Ashoka, and they had 24/7 access to Ashoka. ये पूरे मौर्य टेरिटरीज में क्या कुछ चल रहा है उसकी खबर अशोका को कभी भी दे सकते थे, किसी भी समय. वेट्टी इज बेसिकली साउथ इंडियन वर्जन ऑफ विष्टि, फोर्स्ड लेबर. कडमई वॉज द लैंड रेवेन्यू, है ना, द टर्म दैट वॉज यूज फॉर लैंड रेवेन्यू इन साउथ इंडिया. देवदान या तिरुन्नमट्टुकनी लैंड, अगर हम इसकी बात करें, दिस वॉज द लैंड दैट वॉज गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो फ्रॉम द Imperial Chola period or the Great Chola. Then there is a term Palitchandam. This refers to the land that was donated by the Chola rulers to Jain institutions.
पुलैयास या पन्नार्स की अगर हम बात करें, दे रेफर टू द आउटकास्ट, द सो कॉल्ड अनटचेबल्स एज फार एज द साउथ इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न्ड। खराज की अगर हम बात करें, दिस वॉज द लैंड टैक्स इन मिडीवल टाइम्स, है ना। तो आप देखेंगे खराज है, जकत है, खुम्स है, दीज वर टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। खुम्स वॉज द टैक्स ऑन द प्लंडर और द वॉर बूटी, खराज वॉज द लैंड टैक्स, जकत वॉज द टैक्स विच वॉज imposed on the wealthy Muslims. It used to be around 2% of their property, and this was used for charitable purposes. एक और टैक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, हासिल ए शर्ब, which was the irrigation tax, and this tax starts with the period of फिरोज शाह तुगलक, सल्तनत पीरियड की बात कर रहे हैं। श्रॉफ की अगर हम बात करें, दिस टर्म बेसिकली रेफर्स टू द ट्रेडिशनल बैंकर्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन हिस्ट्री। मिल्कियत लैंड वॉज द पर्सनल लैंड ऑफ द जमींदार्स। वकफ की अगर हम बात करें, दिस वॉज द ग्रांट टू द मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स। वतनदार, दिस टर्म वॉज यूज्ड with reference to desais and deshmukhs who were associated with revenue collection. Vilayat term is associated with Sufism, and this refers to the spiritual territory of a Sufi saint. Yavan, this was used to refer to the foreigners. Initially Greeks के लिए यूज होता था, बाद में सबके लिए यूज होने लगा। जब्त की अगर हम बात करें, this was the revenue that was collected on the basis of land measurement. जब्ती सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं राजा टोडरमल के, इसी का इम्प्रोवाइजेशन था दहशाला सिस्टम। जिम्मीज की अगर हम बात करें, दिस वॉज यूज टू रेफर टू दी प्रोटेक्टेड नॉन मुस्लिम्स इन एन इस्लामिक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। कॉर्निश या चहार तस्लीम की अगर हम बात करें, दे वर मोड्स ऑफ सैल्यूटेशन ड्यूरिंग दी मिडीवल पीरियड, एंड वाकिया नवीज वर दी रिपोर्टर्स। एंड ये सब टर्म्स जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय हमें एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कई और भी टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वजीर, हु वॉज हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देन नायब, हु वॉज द लेफ्टिनेंट ऑफ द एम्पायर, है ना। सुल्तान के एब्सेंस में ही यूज्ड टू प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, नायब, सो ही वॉज द वाइस रीजेंट। Diwan-e-Mustaqraz was the Areas department during the Delhi Sultanate, and this was started by Alauddin Khilji. Diwan-e-Amir-e-Kohi was the agricultural department, and this was started by Muhammad bin Tughlaq. Diwan-e-Ariz was the military department, first established by Balban, and the head was Ariz-e-Mumlik. Diwan-e-Risalat was in charge of, the department dealing with the religious affairs and the endowments, and the in charge was Sadr-us-Sudur, who used to be the chief qazi too. And Sadr-us-Sudur used to manage waqf, है ना, Madat-e-Maash grants and the Shariat cases. Diwan-e-Insha was the department of royal correspondence, and this was headed by Dabir-e-Khas, the department of formal communication of the state with the provinces and the neighboring kingdoms or the foreign kingdoms. Diwan-e-Riyasat was the market department, and this was started by Alauddin Khilji. Wakil-e-Dar was the official in charge of the royal household. Amir-e-Hajib was the official who used to manage the court ceremonies during the Delhi Sultanate. Then there was Sar-e-Jandar, who was chief of the royal bodyguards. So ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको अच्छे से इनको रिवाइज करना है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है कि यस ये भी हमें कवर करना चाहिए, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।